क्राइटेरियाज़ हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है और आपका आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्राइटेरियाज़ हैं। होपफुली कि कल की क्लास में आप लोगों को जो चीज़ बताई गई वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरफ अगर आप जाएँगे तो आपका नेगेटिव जो कैरेक्टर होगा बढ़ेगा या फिर आपका इलेक्ट्रोपॉज़िटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए दोनों जो आपके पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं उनकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कौन सी प्रॉपर्टी कम होनी चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या-क्या आपके फीचर्स होने चाहिए। कैसे किसी मॉलिक्यूल्स को देख कर के आप ये बता पाएँगे कि हाँ, वो मॉलिक्यूल आपका कोवेलेंट है या आयनिक है। कैसे किसी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है और आपसे उनके बीच में बॉन्ड बनने की अगर बात की जा रही है, तो आप कैसे बता पाएँगे कि हाँ, वो बॉन्ड जो बनाएगा एलिमेंट दोनों वो आपका आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। इन सारे अप्रोच पे हम लोगों ने कल बात किया था और होपफुली कि आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होंगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यही है कि आप केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो भी आपके सीएसआईआर के पार्ट ए में भी ये क्वेश्चंस कुछ मिल जाएँगे आपको, पार्ट बी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, चाहे उनके बॉन्ड एनर्जी से लेकर के हो, बॉन्ड के स्ट्रेंथ से लेकर के हो या फिर बॉन्ड के नेचर से लेकर के हो, उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसको यहाँ क्लास में ले आइए, उसको डिस्कस करके उसको सॉल्व कराया जाएगा। और आज उसी कंटिन्यूएशंस में हम लोग आज बाकी जो रिमेनिंग आपके केमिकल बॉन्ड जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने इनलिस्ट किया हुआ था, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ-कहाँ पे इम्पोर्टेंस है और क्या उनका सिग्निफिकेंस है। ओके, तो कल की क्लास में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था और ये देखा था कि आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और डिस्कस भी किया था हम लोगों ने क्वेश्चंस को लेकर के कि हाँ, कौन-कौन से आपके फीचर्स हैं जिनसे कि आपका आयनिक बॉन्ड बन सकता है। तो ये सारा हम लोगों ने कल देख लिया था। नेक्स्ट आपका जो एक बॉन्ड पढ़ना है दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत रेयर जगह पे पाया जाता है। क्या कोई आप में से एग्ज़ाम्पल बता सकता है कि आपके कहाँ-कहाँ पे ऐसे बॉन्ड हैं? मतलब कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड पाए जा रहे हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम का एग्ज़ाम्पल आपको देना है। कोई बता सकता है? हाँ जी। ये एक्चुअली सेव हो गया है तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी आप लोगों को? ओके, मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स, कोई ऐसा कंडीशन बता सकते हैं जहाँ पे आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा हो? किसी कोई एक एग्ज़ाम्पल ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हाँ, अगर आपसे एग्ज़ाम्पल बायोलॉजिकल सिस्टम का पूछा जाएगा कि हाँ, कौन-सा बायोमॉलिक्यूल्स है जहाँ पे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो क्या आप बता पाएँगे? अच्छा, और आयनिक बॉन्ड में कौन आएगा? और कोई जल्दी-जल्दी बताइए फटाफट सब लोग जुड़े हुए हैं। कोई एक एग्ज़ाम्पल आपको बताना है आयनिक बॉन्ड का बायोलॉजिकल सिस्टम में, कोई एक एग्ज़ाम्पल बताना है कोवेलेंट बॉन्ड का बायोलॉजिकल सिस्टम में, जल्दी। हाँ, हाँ, बताइए। मैं मैंने पूछा कि बायोलॉजिकल सिस्टम एग्ज़ाम्पल आपको देना है, केमिस्ट्री का नहीं। जल्दी बताइए। अच्छा, जैसे? अच्छा, और कोई बताना चाहता है कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स जहाँ पे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के एग्ज़ाम्पल्स हों? अभी तक क्या? तो तुम मतलब बैठ कर के नेट सर्च करके बताओगी? ये बाद में बाद में भी तो देख सकती हो। मतलब ओके, तो मतलब कि बायोलॉजिकल सिस्टम में आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता? हाँ जी, तो कहाँ मिलता है? ले, अभी बोल रही कि प्रोटीन्स में सिर्फ कोवेलेंट दिखाया दे बता रहा है सर, फिर बोल रही है प्रोटीन्स में ही।
तो बत मैं एग्ज़ाम्पल पूछ रहा हूँ कि आयनिक बॉन्ड का कोई एक मॉलिक्यूल बताइए जहाँ पे एग्ज़ाम्पल। Okay, very good. Carbon and proteins are the examples of covalent bond. Then what is the examples of ionic bond, ionic compounds in biological system? वो वहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ में जो आयरन होता है वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अभी नेक्स्ट अगला एग्जांपल आता है वो, आयनिक बॉन्ड नहीं रहता। वहाँ पे आयरन जो होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्स बनती है वहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट नंबर होता है उसका, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना आयरन का। कैल्शियम क्लोराइड बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है। कितना स्ट्रेंज है ना कि सब लोग यहाँ पे ओके एनीवे, न्यूक्लिक एसिड में। अरे बायोलॉजिकल सिस्टम से मतलब मेरा ये है कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, चाहे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जो भी आप ये कोई कुछ भी पढ़ते हैं, ये NaCl एक्चुअली केमिकल केमिस्ट्री का कंपाउंड है ना, कि पाया जाता है वो बात अलग है ना। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपने कोवेलेंट का एग्जांपल दिया पेप्टाइड, और वो आप कोवेलेंट का एग्जांपल CO2 भी तो दे सकते थे, लेकिन वो CO2 आपका बायोलॉजिकल सिस्टम का नहीं है ना। आपने दिया ना कि सर एग्जांपल प्रोटीन में जो पाया जाएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कार्बोहाइड्रेट में जो पाया जाएगा वो कोवेलेंट होगा। तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स। सोडियम क्लोराइड या आयन्स में वहाँ पे आयंस ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। हाँ, वहाँ पे आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि जाकर की तरफ बाइंड करता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि एक आपका मेटल और एक नॉन मेटल होना चाहिए। क्या कोई एग्जांपल आपके दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें आप लोगों को आयनिक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा हो? अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए एक क्लू देते हैं। एसडी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में यूज किया जाने वाला मॉलिक्यूल है जो कि आयनिक कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखते रहिए कहाँ कहाँ पे हो रहा है। वेरी गुड। SDS फुल फॉर्म क्या है ना? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो 12 कार्बन का आपका कंपाउंड होता है कार्बन वाला, उसके लास्ट में सोडियम जुड़ा रहता है ऐसे, देखा है? CH2 का 10, और यहाँ पे फिर CH3। ये जब डिसोसिएट होता है ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज आते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज बनाता है। इसकी वजह से पूरा का पूरा आपका प्रोटीन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। SDS का स्ट्रक्चर आप लोगों को इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ाया था तो डायग्राम लगा के दिखाया था। ओके। क्यों नहीं पाया जाता बायोलॉजिकल सिस्टम में SDS? बायोलॉजिकल सिस्टम में आप यूज करें कि और कहीं यूज कर रहे हैं? अजीब स्थिति है। आप बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम में ही तो मॉलिक्यूल्स आपके काम कर रहे हैं ना, कि और कहीं काम कर रहा है? SDS का और कहीं बता दे। कैल्शियम क्लोराइड बताओ कहाँ पर, कौन सा टेक्निक यूज कर रही हो? बायोलॉजिकल सिस्टम से मतलब मेरा ये था कि आप देखिए कहने का मतलब। अच्छा, तो क्लियर ही तो बता रहा हूँ, लेकिन आप ही लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या करें? हम तो यही आपको बता रहे हैं कि SDS आप बताइए
ये टेक्निक्स बेसिकली आप बायोमोलिक्यूल्स को ही करने के लिए करते हैं और बायोमोलिक्यूल्स आपका बायोलॉजिकल सिस्टम का ही मॉलिक्यूल है। और आप बता दीजिए कि एसडीएस का आप कहाँ केमिस्ट्री में कोई यूज़ कर रहे हैं? एसडीएस को आप बेसिकली उसी के लिए बनाया गया, उसी के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। अब जैसे अगार की मैं बात करूँ तो अगार आपका क्या है? पर टेक्निक में ही यूज़ होता है, लेकिन वो भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम का मॉलिक्यूल है। अगार जो आप कंपाउंड पढ़ते हैं, वो कंपाउंड भी आपका क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम में ही यूज़ किया जाने वाला कंपाउंड है। हाँ, बिल्कुल वो बायोलॉजिकल सिस्टम से एक्सट्रैक्ट भी होता है। के एसडीएस केमिकल कंपाउंड है, उसको सिंथेसाइज़ किया जाता है, लेकिन उसका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए किया जाता है, एज़ अ डिटर्जेंट के फॉर्म में। ये है। अगर आपको एसडीएस के एग्ज़ाम्पल में डाउट है कि एसडीएस को आप नहीं मान सकते हैं, तो भी आपको एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं बहुत सारा। जैसे आपके मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं और आपके उस मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, उनके और लिपिड के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं और हाइड्रोफोबिक के बीच में आपका साल्ट ब्रिज बनता है। वो साल्ट ब्रिज भी आपके आयनिक बॉन्ड के एग्ज़ाम्पल होते हैं। इसके साथ-साथ में आपके और इसके बाद आपका जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, मीन्स एंटीबॉडी होते हैं, वहाँ पे भी आपके साल्ट ब्रिज पाए जाते हैं। ये भी आपके आयनिक बॉन्ड के एग्ज़ाम्पल्स हैं। प्रोटीन का जब आप क्वाटरनरी मीन्स 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अगर आपस में इंटरैक्ट करते हैं या टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, तो वहाँ पे भी साल्ट ब्रिज पाया जाता है। साल्ट ब्रिज एग्ज़ाम्पल किसका है? आयनिक बॉन्ड का। ये सारे इंटरेक्शंस आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को मिलेंगे। एसडीएस का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए पहले दिया क्योंकि एसडीएस के का मॉलिक्यूल्स का यूज़ आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में ही कर किया जाता है, उन चीज़ों को डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए। केमिकली वो सिंथेसाइज़ ज़रूर किया जाता है, लेकिन उसका यूज़फुल पर्पज़ जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए ही है। और अगर आपको एसडीएस में डाउट है, अगर आप एसडीएस को नहीं भी कंसीडर कर रहे हैं, तो आपके पास एग्ज़ाम्पल मेम्ब्रेन के जो लिपिड और प्रोटीन्स के बीच में इंटरेक्शंस होता है, उन इंटरेक्शंस में भी सॉल्ट ब्रिज पाए जाते हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। जितने भी लिपिड्स होते हैं, सभी के सभी मेटल के सॉल्ट होते हैं। चाहे वो कैल्शियम के, चाहे वो सोडियम के। लिपिड का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये किसी के मेटल के सॉल्ट होते हैं। जैसे कि जैसे सोप जो बनाया जाता है, वो लिपिड मॉलिक्यूल से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स आप दिखा सकते हैं आयनिक बॉन्ड में। और भी एग्जांपल आप अगर आप आयनिक बॉन्ड का एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बेसिकली आपके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड बनते हैं। वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनने का चांस कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं वो नॉन मेटल वाले होते हैं। इससे फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सारे ग्रुप पाए जाते हैं। और इन ग्रुप के बीच में जो आपका इंटरेक्शंस होता है, वो आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड या आपके हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस कैटेगरी में आते हैं। मेटल वाले नहीं होते हैं। दूसरा आपका आयनिक बॉन्ड का इंटरेक्शंस आप देख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज का और उसका जो कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम, उन दोनों के बीच में पाया जाने वाला जो आपका इंटरेक्शंस है, वो आयनिक बॉन्ड का इंटरेक्शंस कहलाता है। जितने एंजाइम्स होते हैं, मेटालो एंजाइम जिसे आप बोलते हैं, मेटालो एंजाइम का जो आपका कोफैक्टर होते हैं वो मेटल्स होते हैं। उनके और उनके एक्टिव साइट्स के बीच में पाए जाने वाले जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल कहे जाते हैं। ओके। कौन से फैक्टर? एक्चुअली वहाँ पे जैसे जो इस तरीके से आयन के फॉर्म में निकलते हैं कैल्शियम या ये सभी, ये वो एज़ अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करते हैं। वहाँ पे बॉन्ड कोई जाकर के केमिकल, जैसे कैल्शियम जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्पेशल टाइप होता है जहाँ से कैल्शियम का सिक्रेशंस होता है। और वहाँ पे वो कैल्शियम एज़ अ सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करता है, ना कि जाके कोई चीज़ से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। तो वो जो आयन जैसे
और रिसेप्टर और लिगैंड के बीच में भी सेम वैसा ही होता है जैसे आपका एंटीजन एंटीबॉडी का या एंजाइम सबस्ट्रेट का होता है। ये जितने भी इंटरेक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं ना, इन सब में आपके ऑर्गेनिक ग्रुप पाए जाते हैं एक्टिव साइट्स पे। और इन ऑर्गेनिक के ग्रुप के बीच में आपके नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक, देन इसके बाद हाइड्रोजन, फिर इसके बाद हाइड्रोफिलिक, इस तरीके से इंटरेक्शंस होते हैं। आयनिक बॉन्ड तभी पाया जाएगा जब वहाँ पे कोई मेटल हो और आपका ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसमें मेटल एज ए फंक्शनल एलिमेंट हो। जैसे आप अगर एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे और अल्कोहल पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड पढ़ेंगे, ये सब के सब क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप हैं। और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप आपके हार्मोन्स और रिसेप्टर के ग्रुप पे या एंजाइम सबस्ट्रेट के ग्रुप पे या एंटीजन एंटीबॉडी के ग्रुप पे पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद वहाँ पे इंटरेक्शंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो आयनिक बॉन्ड का इंटरेक्शंस, अगर आयनिक बॉन्ड का जो प्रेजेंस है, आप अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में देखना चाहते हैं तो आपको मेम्ब्रेन जो होती है उसमें लिपिड और प्रोटीन्स के बीच में देखने को मिल सकता है। प्रोटीन के जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिल सकता है। और लिपिड जो होते हैं उनके जो मेटल सॉल्ट होते हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स। और भी एग्जांपल्स आप अगर खोजेंगे अपने सिस्टम अपने रिकॉल करेंगे तो आपको कई सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। आयंस जो होते हैं वो अलग हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम आयन की आप लोगों ने बात किया, तो वो कोई कंपाउंड नहीं है या कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वहाँ पे आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सोडियम और आयंस आपके मतलब जैसे आयनिक कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में सबसे वीकर बॉन्ड माने जाते हैं। ओके, कभी-कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो अगर आप सॉलिड स्टेट की बात अगर करेंगे विदाउट एक्वस सॉल्यूशंस में, तो स्ट्रेंथ जो होती है वो आयनिक बॉन्ड की ज़्यादा होती है कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, राइट? तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपका एक्वस और डिहाइड्रेट कंडीशन में अगर कंपेयर किया जाए, तो एक्वस सॉल्यूशंस में आयनिक बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड हो जाता है, कोवेलेंट जो कि इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जबकि अगर आप विदाउट एक्वस सॉल्यूशंस की बात अगर करते हैं, जहाँ पे कोई सॉल्यूशंस अगर ना हो, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। तो मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में सभी जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं वो एक्वस मीडियम में होती है, मतलब जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा होता है या सेल का चाहे बाहर का, वो सब कहीं न कहीं आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो दैट इज़ व्हाई आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत स्टेबल नहीं होते, वो आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि कोवैलेंट के कंपाउंड पर आपके जो सॉल्वेंट होता है उनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे कोई डिसोसिएशंस नहीं होते हैं चीज़ों का। लेकिन आयनिक बॉन्ड जो होती है, जैसे वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस आता है वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे NaCl है, NaCl को आप जैसे पानी में डालेंगे तुरंत क्या होगा, ब्रेकआउट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन CH4 को अगर आप डालेंगे तो उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होगा। तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम में वीकर बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। दैट इज़ व्हाई आप जैसे अगर अभी आप एंजाइम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनहिबिटर आपको 2 तरीके का पढ़ा जाता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, पढ़ते हैं ना? तो जो आपके इरिवर्सिबल होते हैं, वहाँ पे आपका जो इंटरेक्शंस होता है, वहाँ पे कोवैलेंट इंटरेक्शंस होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। जबकि आपके जो रिवर्सिबल टाइप के होते हैं, वो उनमें उनमें इंटरेक्शंस कैसा होता है, नॉन कोवैलेंट, मीन्स आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पाया जाता है। तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक्वस सॉल्यूशंस में कम हो जाती है, क्योंकि वो डिसोसिएट होते हैं। और बाकी अगर आप एक्वस सॉल्यूशंस के पहले की बात करेंगे तो वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो कई बार आपको घुमा फिरा करके ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जो कि एक्वस सॉल्यूशंस में है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा जो कि उसके लिए सबसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और अगर वही मॉलिक्यूल अगर आपका विदाउट एक्वस में है, मीन्स बाहर में है, तो वो वहाँ पे कौन सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो आप उसके लिए यही बताते हैं कि अगर एक्वा सॉल्यूशंस में होगा तो उसके स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशंस होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड का होता है। जबकि अगर आपका एक्वा सॉल्यूशंस के बाहर में है, मीन्स नॉर्मल कंडीशंस में है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशंस होगा वो आयनिक बॉन्ड का होगा। तो विदाउट एक्वस के मीन्स डिहाइड्रेटेड कंडीशंस में आपका आयनिक बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जबकि अगर आप एक्वा सॉल्यूशंस की बात करेंगे, मीन्स आपके जहाँ पे सॉल्वेंट हो वहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, तो और भी एग्जांपल्स आप लोग खोजिएगा आयनिक बॉन्ड का और कोवेलेंट बॉन्ड का, तो आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलेगा एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जो कि आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही मॉडिफिकेशन फॉर्म होता है। नॉर्मली आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था कि दो जो आपके एलिमेंट थे, उन एलिमेंट से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, शेयरिंग किया जाता था, जिसकी वजह से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, और इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे केमिकल बॉन्ड क्या होते थे, फॉर्म्ड होते थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यही होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना होगा कि किसके बीच में बनता है और क्यों बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो जो आपके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में आपने देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है,
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप होता है, मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जहाँ पर ये जो बॉन्ड के आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या किए जाते हैं, एक ही एलिमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। राइट, इस तरीके से क्या करते हैं, डोनेट किया जाता है। दूसरा एलिमेंट जो होता है, मान लीजिए अगर आपका ए एलिमेंट ए है, इसके पास आपके क्या है, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप लोन पेयर के फॉर्म में बोलते हैं, और मान लीजिए दूसरा एलिमेंट आपका यहाँ पे क्या है, बी है। तो ये जो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, वो उसका दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो कोई एक एलिमेंट क्या करता है, शेयर करता है, मतलब ट्रांसफर करता है, और दूसरा एलिमेंट सिर्फ उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा। बॉन्ड को इस तरीके से एरो से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये जो डायरेक्शंस होता है वो बताता क्या-क्या है, इसका जो हेड रीजन होता है वो ये बताता है कि हाँ, ये वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। इसका टेल वाला जो रीजन होता है वो ये बताता है कि हाँ, ये वाला आपका जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम कर रहा है। तो उसको हाँ, एक्चुअली एक्चुअली कल आपको लोगों को पीडीएफ शेयर करने के लिए ये सेव कर दिया था मैंने, तो वो अभी डिलीट हो नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड दे देता हूँ। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड आपको मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपका एक जो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है दूसरे वाले एलिमेंट के पास। इस एलिमेंट के पास ज़रूरी है, मीन्स कंपल्सरी है कि इसके पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि उसके वैलेंसी के अलावा हो, मीन्स वैलेंसी के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, जो कि आपका पेयर के फॉर्म में होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एक जो केमिकल बॉन्ड होता है कोवेलेंट का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, शेयर किए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई एक एटम जो होगा, वो दोनों ही बॉन्ड में इन्वॉल्व होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पेयर को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है दूसरे वाले एलिमेंट के पास, और इस बॉन्ड को आप ऐसे एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरो का आपका यहाँ पे हेड रीजन दिखाया जा रहा है, ये वाला, ये बताता है कि ये वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, जबकि ये टेल रीजन जो होता है वो बताता है कि ये वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर का रिसीवर होता है, राइट। आयनिक बॉन्ड में आपने देखा था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, जिस तरीके से आपका उनका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा करते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा था कि एक एक इलेक्ट्रॉन का या दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है और टाइप है। और कोवेलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा है कि एक केमिकल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व होने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, नॉर्मली आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही बॉन्ड बनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं, उनसे क्या कहते हैं, शेयरिंग की जाती है। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कोई एक एलिमेंट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक आपका ऐसा बॉन्ड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का क्या है, तो होता है मॉडिफिकेशंस होते हैं, जहाँ पर एक एलिमेंट जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ट्रांसफर करता है, जो कि दूसरा क्या करेगा, रिसीव करेगा। ऐसा होने के लिए, मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, राइट। और आपको इसके लिए कंडीशन ये होता है कि एक जो एलिमेंट होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए, और दूसरा जो एलिमेंट होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होना चाहिए। ये कंडीशन है इसके लिए। जब ऐसा होगा तभी जाकर के ये क्या करेगा, बॉन्ड बना पाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, उनके वैलेंसी से ज़्यादा होती है, और वो एलिमेंट का जो ऑक्टेट होता है, वो केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 से ज़्यादा हो, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल जो एलिमेंट है, उनका केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उसको आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या डिफिशिएंट स्पीसीज के नाम से जानते हैं, राइट। नहीं, मेटल और नॉन मेटल नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ पे दोनों ही आपके नॉन मेटल होंगे। और नॉन मेटल में ही एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, और दूसरा जो होगा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। यहाँ पे मेटल नहीं आएगा। तो यह यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने आपको पहले स्टेटमेंट दिया कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टाइप है। तो अगर आपको मैंने ये डिफाइन कर दिया, तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट जो होंगे आपके, वो नॉन मेटल होंगे। ये आयनिक बॉन्ड में नहीं पढ़ा रहा हूँ।
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, नहीं, वो मेटल नहीं होगा, नॉन मैं समझ गया आपकी बात को, वो मेटल नहीं होगा, वो सिर्फ़ नॉन मेटल होगा। उस नॉन मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर मतलब कि वैलेंसी के साथ-साथ में मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ-साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो होंगे, तभी जा कर के उनके दोनों के बीच में क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट? ऐसा कंडीशन जब मीट करेगा तब जाकर के वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। ओके, जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट के बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, वहाँ पे अगर आप बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो वहाँ पे ये मेटल वाला केस भी आता है। अभी आपको जो मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे बता रहा था, वो आपको बता रहा था बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, जो कि नॉर्मली आपके नॉन मेटल वाले एलिमेंट होते हैं। लेकिन जब ट्रांजिशन एलिमेंट के थ्रू बनने वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करते हैं, तो उस केसेस में आपका सेंट्रल एलिमेंट जो होता है वो आपके क्या होते हैं मेटल होते हैं और बाकी उनकी वैलेंसी को सैटिस्फाइड करने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको आप लिगेंड के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और अगर आपने आपको कुछ याद है तो जैसे K2 अगर आपको यहाँ पे लिख दिया जाए, फिर इसके बाद Fe और फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख दिया जाए CN6, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या दिखाता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप ऐसे करके लिखते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो आपके सेंट्रल एलिमेंट होते हैं ये और ये आपके जो यहाँ पे लगे हुए रहते हैं इनको बोलते हैं आप लिगेंड, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ये इसके 6 जो पोजीशंस होंगे उन सभी 6 पोजीशंस पे क्या होगा आपके लिगेंड मॉलिक्यूल्स जो होंगे, सॉरी यहाँ पे CN होगा, लिगेंड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके ऐसे जुड़े हुए होंगे और इसके बाद इनके स्फीयर पे जो चार्जेस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों भी आपके हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं बनते हैं। तो इस केस में आपका मेटल भी आ सकता है। K2 आपको यहाँ पे दिखाई देता है चार्ज के फॉर्म में, ऐसे। ये K2 वाली ये जो K2 होते हैं वो स्फीयर के बाहर होते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं। ऐसे कंपाउंड को आप ऐसे भी लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आयरन जो है वो सेंट्रल एटम है, CN जो है वो लिगेंड है, जो कि आपका इनसे कंप्लीट कर रहा है इनकी वैलेंसी को पूरा का पूरा। तो ये सेंट्रल एलिमेंट और लिगेंड के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के बीच में भी बन सकता है। नॉर्मली जो कंपाउंड्स आपके होते हैं, वो नॉन मेटल वाले होते हैं, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा केस है जहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होंगे वो मेटल और उनके लिगेंड मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। लिगेंड्स जनरली आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके नॉन मेटल टाइप में आते हैं और आपका जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो आपके जनरली हमेशा क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मीन्स डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट ही बनाते हैं, मतलब उन्हीं के द्वारा बनता है। तो ये वाला केस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेटल भी दिखाई देगा, जबकि नॉर्मली आपके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उनमें दोनों ही नॉन मेटल के एग्जांपल्स लिखे जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया जाए, तो अगर आप NH3 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। नाइट्रोजन के पास आपका ये क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे अगर आप बॉन्ड बनाएं BF3 के बीच में तो ये बोरॉन है, बाकी 3 आपके क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5। 5 एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे क्या आएगा, 2 एंड 3 आएगा, राइट? तो ये 3 बॉन्ड आपका क्या कर सकता है, बना सकता है। अगर ये 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये बनाया भी है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड बनाने के बाद भी इसका ऑक्टेट जो होता है वो पूरा होता नहीं है, राइट? मतलब अभी भी इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आपका क्या है, दैट इज़ द एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास
इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 8 नहीं हो पा रही है, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, राइट। अभी भी इसके ऑक्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6 ही हो पाएंगे। 3 इसके पास था और 3 ही क्या करेगा, बाकी लोगों से शेयर करेगा। 3 3 6 ही हो पाएंगे, 8 नहीं हो पाएगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। जबकि अगर आप अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के पास आपका वहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा पेयर है, मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि किसी केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये वाला आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा का पूरा क्या करता है, ये इसको इस तरीके से डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे NH3 के नाइट्रोजन और BF3 के बोरॉन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है वो आपका बॉन्ड क्या कहलाएगा, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो बाकी सब आपके क्या होंगे यहाँ पे, कोवैलेंट, मीन्स BF3 के बीच में भी और NH3 के बीच में भी। ये वाला जो आपका बॉन्ड होगा वो एग्जाम्पल किसका होगा, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा, राइट। तो इसके लिए कंडीशन आपको यही है कि जैसे ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास ऐसा सेंट्रल एलिमेंट हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के बाद भी एक्स्ट्रा फॉर्म में क्या हो, बचे हुए हों, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन्स उनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, किसके पास हो सकता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो होपफुली कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अब आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इस वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में सवाल आएगा नहीं। आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। जो एग्जाम में आपके प्रॉब्लम आते हैं वो आपका अगला बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर्स हो, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स हो, और आपके हार्मोन्स और रिसेप्टर्स के बीच का जो एसोसिएशन हो, या आपके एंटीजन एंटीबॉडी के बीच का एसोसिएशन हो, एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच का एसोसिएशन हो, या न्यूक्लिक एसिड में बेस पेयर में जो एसोसिएशन हो, ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोमोलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, उन सभी में कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन किसका होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है। तो ये आपके बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आपका बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। जैसे आप लोगों ने अल्फा हेलिक्स और बीटा, क्या चीज़, एंटीबॉडी एंटीजन का जो जब बाइंडिंग होती है तो वहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बेसिस होते हैं, वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में जब बाइंडिंग होती है तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। हार्मोन्स रिसेप्टर्स के बीच में जब बाइंडिंग होती है लाइगेंड का, तब भी वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोमोलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी के लिए, बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शंस के लिए। आपने प्रोटीन में पढ़ा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के दो फॉर्म आपको पढ़ने को मिलते हैं, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट्स। तो उस स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए, उस स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर फंक्शन देने के लिए जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिस टाइप के बॉन्ड का, वो क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वाटर का सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में यूज किए जाने वाली जो प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों आप वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जानते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का बॉन्ड है। तो पहला पॉइंट इसके बारे में तो यही आता है कि ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रैक्शन है। रियल बॉन्ड आप उसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को आप हाइड्रोजन इंटरेक्शंस के नाम से भी जान सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये एक आपका कोई रियल काइंड का बॉन्ड नहीं है। और दूसरा, ये इसकी कैटेगरी किस में आती है, नॉन कोवेलेंट में, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। तो बाकी जितने भी अदर्स बॉन्ड होते हैं उनको आप नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं या जानते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ नॉन रियल बॉन्ड एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, कि ये कोई रियल बॉन्ड नहीं होता है और ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। कंडीशन नंबर पहला आपको ये बताया जाता है कि जब कभी भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या जुड़ा हो, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल बना है, जैसे मान लीजिए H2O का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें हम लोग। तो कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे हाइड्रोजन आपका किसी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या हो, जुड़ा हुआ हो।
और उसी का दूसरा कोई आपका मॉलिक्यूल हो, लाइक इस तरीके से, तो इस ऑक्सीजन के और इस वाले मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरेक्शंस होता है, डॉटेड डॉटेड फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी इंटरेक्शंस को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, पहले इसको आपको ध्यान से देखना है कि एक मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन और दूसरे उसी सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। जैसे अगर आप इससे अगर समझ में नहीं आता है तो आप एच एफ के का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एच एफ जो मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ पे आप दिखाते हैं, और इसके बाद जब दूसरा वाला एच एफ का मॉलिक्यूल होगा आपको इस तरीके से दिखाएंगे, तीसरा वाला जो मॉलिक्यूल होगा आप इस तरीके से दिखाएंगे। तो इस वाले फ्लोरीन के और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में डॉटेड फॉर्म बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वाले फ्लोरीन के और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में जो बनेगा वो बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा एक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये क्यों बनता है इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब कभी भी हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो लोकेशन होती है वो आपकी क्या होती है, उस एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो कहाँ की तरफ मूव करेगी, इस फ्लोरीन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ जाने की वजह से यहाँ पे चार्ज क्या आएंगे, पार्शियल नेगेटिव। करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा, का पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे आपको पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो ये एक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस आपका होता है, उसी इंटरेक्शंस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ एच बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ आपका इंटरेक्शन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले जो इंटरेक्शन होते हैं उनके बीच वजह से फॉर्म्ड होता है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोई रियल बॉन्ड नहीं होता है। सवाल यहाँ पर आता है कि क्या सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्या सारे एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? सो आंसर इज नो। सभी पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट जो होते हैं उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जितने चार्ज की क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, उस चार्ज की क्वांटिटी को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर उतना होता है जो कि उस क्वांटिटी को, मीन्स उस चार्ज को डेवलप कर पाता है जो चार्ज आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए होता है, राइट। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, दैट इज़ द फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। मीन्स ये 3 सिर्फ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जब कभी भी इन तीनों एलिमेंट के में से किसी भी एलिमेंट के साथ आपका हाइड्रोजन क्या हो, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में दूसरे में आपका एक हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सिंपल सा एलिमेंट है, याद रखने में आसानी होगी, फ़ोन सबके लाइफ का पार्ट है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी आपको इन तीनों से बने हुए कोई मॉलिक्यूल्स दिखाई दें जिसमें कि सेंट्रल एलिमेंट आपका क्या हो, या तो आपका ऑक्सीजन हो, या तो आपका नाइट्रोजन हो, या तो आपका फ्लोरीन हो, और वहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा आपका इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। जब कभी भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको आप बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब कभी भी एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसे आप बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, या इंट्रा एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड, या इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर वर्ड तब बताएंगे जब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, इंट्रा तब बताएंगे जब आपका विद इन अ मॉलिक्यूल्स हो। सो विद इन अ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द इंट्रा एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इनके मॉलिक्यूल्स में बनने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी बेसिस पे क्लासिफिकेशंस किया गया। तो 3 एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बना सकते हैं उनका नाम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब कभी भी फ्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन एटम क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो उस वाले मॉलिक्यूल्स में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, पाया जाएगा। ऐसे ही जब कभी ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एलिमेंट का काम करेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो उस कंडीशन में भी आपका
अ, ऑक्सीजन वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा हाइड्रोजन के साथ में वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनाएगा। ऐसे ही अगर आपका कोई नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ आपका हाइड्रोजन है तो वहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपने देख लिया कि डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें उनके हेलिकल फॉर्म बनाने के लिए बेसिस का नाइट्रोजनस बेसिस का पेयरिंग होना ज़रूरी होता है और वो जो पेयरिंग वहाँ पे होती है उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल है। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में चाहे वो आपका अल्फा हेलिक्स हो, चाहे वो बीटा बेड शीट्स हो, उन स्ट्रक्चर्स को स्टेब्लिश करने के लिए, उन स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज़ बनाने के लिए आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है पाया जाता है। तो प्रोटीन्स के आपके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के आपके जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होंगे वहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएँगे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। तो आपके प्रोटीन में पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा, आपके हार्मोन्स और रिसेप्टर्स के बीच में पाया जाएगा, लाइगेंड्स और हार्मोन्स के बीच में पाया जाता है। उसके बाद एंटीबॉडी, एंटीजन के बीच में पाया जाता है और उसके बाद आपका एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में पाया जाता है। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एक्ज़िस्ट कर सकता है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूँगा और आपको बताना होगा कि किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा सकता है, राइट? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और नहीं बनाता है। तो क्या अभी आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने समझाया, वो समझ में आ गया और आप लोग अब रेडी हैं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए? हाँ जी, एक की आवाज़ सुनाई दी जिसको कुछ डाउट है और एक की आवाज़ सुनाई जिसने बोला कि हाँ, यस सर। इंटर का मतलब होता है जब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा और इंट्रा का मतलब होता है जब एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो उसे आप इंट्रा बोलते हैं। सेम मॉलिक्यूल्स मीन्स विदिन अ मॉलिक्यूल्स होगा तो उसे आप बोलेंगे इंट्रा और अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो आपको उसको बोलेंगे एंटर, राइट? जैसे सपोज़ अभी एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बताया एचएफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तो ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्ज़ाम्पल है, ओके? और कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है, राइट? ओके, ये एक ही मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हैं? इंट्रा एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रा एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब आपके 2 मॉलिक्यूल्स जैसे एक मॉलिक्यूल आपको ये H2O का दिखाई दिया और दूसरा मॉलिक्यूल आपका ये दिखाई दिया, यहाँ पे जब बनेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में और जब आपका सेम मॉलिक्यूल्स में होगा तो उसे आप बोलेंगे इंट्रा। अभी क्लियर हो गया? ओके। डीएनए मॉलिक्यूल्स अलग-अलग हैं, जैसे एडेनिन आपका अलग होता है, थाइमिन आपका अलग होता है, तो ये दोनों अलग-अलग मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे जो आपका बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपका इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल है। इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बनेगा तो उसे आप इंटर बोलेंगे और अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा तो उसे आप इंट्रा बोलेंगे। तो एडेनिन अलग मॉलिक्यूल्स होता है, थाइमिन अलग मॉलिक्यूल्स होता है, ग्वानिन अलग होता है, साइटोसिन अलग होते हैं। ठीक है? ओके, तो अभी आप लोगों को अगर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया जाए, तो क्या आप लोग अभी देख कर के बता पाएँगे कि हाँ, वो मॉलिक्यूल्स आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं पहले हमको ये बताइए? कोई कोई इसमें दिक्कत? और होपफुली कि आप लोग इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे और कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी आपको अच्छे से और समझा दी गई, तो आपको एकदम क्लियर ही हो गया होगा। और आपको जो सबसे की पॉइंट इस पूरे टॉपिक का है, वो सिर्फ़ ये ध्यान देना है, ये वाला बॉक्स,
यही 3 एलिमेंट हैं, इनके साथ में जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपका जुड़ा हुआ होगा, तभी जाकर के हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनेगा, बाकी आपका कभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ये पहचानना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। ओके? सो आई एम गोइंग टू राइट सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड आप लोगों को उसके बारे में बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बना पाएगा, कौन सा नहीं बना पाएगा। सो नंबर पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं H2S, नंबर दूसरा लिख रहे हैं SF6, नंबर तीसरा लिख रहे हैं CCl4, नंबर चौथा लिख रहे हैं H2, नंबर पाँचवा लिख रहे हैं IH, नंबर छठवां लिख रहे हैं CH4, नंबर नेक्स्ट लिख रहे हैं आपका यहाँ पे CCl4। तो बताइए कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? और CH4 मीथेन। यहाँ पे CCl4। हाँ, मैं यहाँ मार्क कर दिया है। ओके। और कोई? चलिए, अच्छा, अगर आपका और भी डाउट है तो फिर थोड़ा और क्लियर हो जाए। NO2। अब बताइए। NO2 नहीं होगा? तो SF में कौन सा हाइड्रोजन है? कविता सिन्हा। अभी आपने बड़े कॉन्फिडेंशियली बोला था SF6 के, तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि SF6 में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? भैया मेरे, आपको ऊपर जरा अपना नज़र उठाइए। फ़ोन के ऊपर H लिखा हुआ है। 3 बार आप लोगों को बताया कि जब कभी भी हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो ज़रा मुझे आप बता दीजिए कि जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अच्छा। वंदना। वंद वंदना एंड कविता, बहुत ही कॉन्फिडेंस में तुरंत का तुरंत आंसर आया था SF6 के वो को लेकर के। मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो आंसर करेगा वो यही करेगा। दैट इज़ व्हाई मैंने ऐसे आंसर दिए, ऑप्शन दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है। अच्छे। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आज आपकी आज भी ड्यूटी है संडे के दिन भी, अदरवाइज़ क्लास का टाइम क्यों? अच्छा, कोई बात नहीं, अगर अभी आप अगर क्लास अटेंड करना चाहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पहले घर जाइए, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, ओके। तो अभी आप थोड़ी देर शांत रहिए, आपको भी लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या सवाल पूछा जा रहा है। ओके। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बना पाएगा। और आप लोगों को यही एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाता, शायद आप लोग यही लगा कर चले जाते कि ऐसा वाला मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब कभी भी या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, इनके साथ में जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। अगर जुड़ा हुआ होगा तो ये वाले मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, राइट? ऐसा कंडीशन आपको यहाँ पे सर्च करना है। दोबारा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, सही तरीके से सोच करके, देख करके लगाएँगे, गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। सो क्या आप लोग रेडी हैं आंसर को बताने के लिए? ओके, तो अब की बार एग्जांपल हम लोग थोड़ा बायोलॉजिकल सिस्टम का लेते हैं और देखते हैं वहाँ पे कि क्या कॉन्सेप्ट निकल कर के आता है। सो पहला एग्जांपल हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड का।
जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास C6H6O6। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन, C6H6। चौथा एग्जांपल है हमारे पास बेंजोइक एसिड। अब बताइए कौन से मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? अच्छा, थोड़ा जल्दी बताएंगे तो मुझे आसानी रहेगा, ज़्यादातर सवाल आपको और दे पाएंगे और अपने आगे टॉपिक कवर कर पाएंगे। बनाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस लिखे गए इनकी कॉपी पे आप लिख लीजिए और ज़रा आप इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा। क्या कभी आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दिया है क्या? तो ज़रा बना करके तब तब बताइएगा कि क्या ये ऑप्शन जो आप लोग बता रहे हो वो सही है कि नहीं। अभी हम यहाँ पे इस क्वेश्चंस को ड्रॉप कर रहे हैं और आगे मूव करेंगे क्योंकि टॉपिक भी अभी कवर करना है। अब ये आप लोग अच्छे से। हाँ, कर लीजिए उसको स्टोर। अब ठीक है। जी हाँ, ये चारों एग्जाम्पल आप लोग को कॉपी पे नोट करिए और इसको आप बना कर बना करके आप लोग बताइएगा कि हाँ ये इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बनाएगा या पाया जाता है कि नहीं। ठीक है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया और आप लोगों को बता भी दिया कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशन लिखे गए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्राइमरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम विच इज कोवेलेंटली बाउंड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम और ग्रुप। राइट, तो वही कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी बता रहा था। So three electronegative element that can form hydrogen bonds are fluorine means F, nitrogen means N, oxygen means O। सिर्फ और सिर्फ तीन ये एलिमेंट हैं जिनके साथ में जब कभी भी हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो उस मॉलिक्यूल्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि ये तीन एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन आपका कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस बात को ध्यान रख करके ही सारा जो आंसर आप दीजिएगा और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिएगा, उसको इस बात पे ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है, इसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे। हाइड्रोजन पे क्या आएगा, आपका पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बॉन्ड बताया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आप जनरली लिपिड का मॉलिक्यूल जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर फोबिया होते हैं, जिनको वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। जब कभी भी उन मॉलिक्यूल्स को आप वाटर के संपर्क में कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो वो अपने एरिया को, सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम वाटर के सरफेस एरिया से उनका कॉन्टैक्ट हो पाए। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप हाइड्रोफोबिक बोलते हैं और इस काइंड के इंटरेक्शंस को आप हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। राइट, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी आपका एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस की कैटेगरी में आता है। ये भी आपके वीक काइंड के क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस डिस्क्राइब दैट रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जैसे जो कि आपके जो कि जिसे आप हाइड्रोफोर्स बोलते हैं, जिनकी जिनकी सॉल्बिलिटी वाटर में बहुत ही कम होती है या तो ना के बराबर होती है। तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको आप बताते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से। जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो वहाँ पे जो आपके इंटरेक्शंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहलाते हैं। कभी भी आप अगर ऑयल का अगर ड्रॉप अगर आप वाटर में डालते हैं तो वो हमेशा आप देखिएगा। हाँ, फोबिक मीन्स फोबिया, फियर करने वाला। फिलिक मीन्स लविंग, अट्रैक्ट करने वाला। लोग बोलते हैं ना फोबिया है,
तो फ़ोबिया वर्ड से लिया गया फ़ोबिक, फ़ोबिक मीन्स डरने वाला, तो वाटर से डरता है, मीन्स वाटर के पास में जाना नहीं चाहता है। तो जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई एक कंटेनर लिए हुए हैं और उस कंटेनर में पूरा का पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, राइट? अगर आप इसमें कोई एक ऑयल क्या करते हैं, अगर ड्रॉप करते हैं, तो ये ऑयल हमेशा क्या करता है, ऐसे ड्रॉप के फॉर्म में होता है, कभी भी फैलता नहीं है पूरा। नोटिस किया कभी? पानी में जब जब कभी भी आप ऑयल डालेंगे, तो ऑयल सरफेस टेंशन का ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, सरफेस टेंशन के वजह से ऐसा होता है, ये बोल सकते हैं। सरफेस टेंशन जो होती है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है वाटर मॉलिक्यूल की या लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, जो कि उसको मिनिमम से मिनिमम एरिया में एडजस्ट करने का काम करती है। तो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स ऑयल जो होते हैं, वो आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, कम से कम एरिया में ऑक्यूपाई करते हैं, ताकि मिनिमम से मिनिमम वाटर वाले एरिया से क्या हो सके, उनका एक्सपोजर हो सके और उन पे लगने वाले जो फोर्स हैं या उनके लगने वाले जो इंट्रैक्शन है, वो कम से कम यहाँ पे पाया जा सके। तो वाटर मॉलिक्यूल और इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला आपका इंट्रैक्शन होगा, उसको आप हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो जरा जल्दी से बताइए कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आपको देखने को कहाँ मिलेगा बायोलॉजिकल सिस्टम में? वेरी गुड। अगर आप मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो मेम्ब्रेन आपका क्या होता है, लिपिड का मिलकर के बना हुआ होता है, और लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरीके से आपको पाए दिखाए जाते हैं। ये वाला जो रीजन होता है, आप उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जबकि आपका ये वाला जो रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक रीजन का माना जाता है। मतलब ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है। दैट इज़ वाई आप स्ट्रक्चर में बनाते हैं हमेशा कि जो इनका टेल रीजन होता है वो अंदर की तरफ होता है, और इनका हेड जो रीजन होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। मेम्ब्रेन का आपका ये स्ट्रक्चर है बाई लेयर का, इस तरीके से दिखाई देता है आपको। और आप हमेशा बताते हैं कि ये क्या होगा, पूरा आपका सरफेस होगा, मतलब जहाँ पे मेम्ब्रेन से सपोज कीजिए अगर आपका ये सेल है, ये इसका मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये इसके आउटर वाले पार्ट होंगे, राइट? मतलब आउटर वाले पार्ट और ये आपका इनर वाला पार्ट, इस तरीके से जैसे अगर डबल मेम्ब्रेन बना दें, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, एक लिपिड मॉलिक्यूल इस तरीके से, दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल इस तरीके से। तो अंदर भी आपका क्या होता है, वाटर वाला एरिया होता है, बाहर भी आपके क्या होते हैं, वाटर वाले एरिया होते हैं। ये दोनों ही लिपिड मॉलिक्यूल्स के जो आपके टेल रीजन होते हैं, जो कि जिनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अंदर तरफ होते हैं, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस ना के बराबर होती है। तो ये अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो दैट इज़ वाई आप बताते हैं कि मेम्ब्रेन में हमेशा जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है वो आउटवर्ड होता है हमेशा, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक हो या आउटसाइड सेल हो। और आपके जो हाइड्रोफोबिक वाले रीजन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इनर साइड में पाए जाते हैं। यही आपको बताता है फ्लूइड मेजर मॉडल, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स का कुछ नहीं करते हैं, इंट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल लो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है कि वो फ्लो कर जाते हैं। मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी पोरस होती है, सॉलिड नहीं होता है। नहीं, नहीं कर जाने एक एक सेकंड, एक सेकंड, ये जो आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका काम, इनका नेचर ये है कि ये ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल्स अगर आपके यहाँ इनके पास में आना चाहेगा, तो आसानी से ईज़िली डिफ्यूज़ हो जाता है, राइट? मतलब यहाँ से पास आउट बहुत आसानी से हो सकता है, अगर कोई लिपिड का कंटेंट करने वाला मॉलिक्यूल होगा, चाहे जो भी हो। चाहे वो आपका हार्मोन्स हो, चाहे वो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो, अगर कुछ भी होगा जो कि लिपिड नेचर का होगा, तो बड़े आसानी से पास हो पाएगा। नॉन लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जिसको आप इनऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं, जैसे वाटर है, आपका वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आना चाहता है, तो इसको ये लोग, चूंकि इनके और इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रही है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। और हाइड्रोफोबिक क्या करता है, मतलब इनके साथ में इंटरेक्ट नहीं होने देता, तो यहाँ पे आने में क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं। दैट इज वाई तो वाटर इतना आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। वाटर को फ्लो करने के लिए इनसाइड द सेल्स में उसकी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए। और बाद में चल करके आपको जब स्टडी किया गया, तो बताया गया कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं होता है, वो कैरियर बेस्ड होता है। और यहाँ पे एक आपका कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके क्या करती है, इस साइड के वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से लेकर के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जिसका नाम है एक्वापोरिन, राइट? ये आपका क्या है, एक चैनल प्रोटीन है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है? तो लिपिड मॉलिक्यूल्स कभी भी वाटर
वाटर मॉलिक्यूल्स को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उनका हमेशा रिपल्शन का काम होता है। वो एज़ अ हमेशा बैरियर का ही काम करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशंस में। दैट इज़ व्हाई वाटर को ट्रांसपोर्ट होने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जबकि अगर वहीं पे अगर आप किसी सेल, कोई सेल है या टिश्यूज़ है, अगर आप वहाँ पे ऑयल का ड्रॉप डाल दीजिए और वाटर का ड्रॉप डाल दीजिए, तो ऑयल का ड्रॉप विदाउट किसी रिसेप्टर के, विदाउट किसी कैरियर प्रोटीन के बड़े आसानी से मेम्ब्रेन से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आपने हार्मोन्स का जो एक्शन मैकेनिज़्म मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था, ये हार्मोन्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका लिपिड होता है और एक आपका प्रोटीन नेचर का होता है। तो उनके नेचर के बेसिस पे आपको पढ़ाया जा चुका है केवीएस वाले बैच में कि मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 तरीके, मतलब रिसेप्टर्स जो होंगे वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। वो किसके बेसिस पे बताया गया? उसी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं होता है। वहाँ पे आपका स्पेशल एक कैरियर प्रोटीन, जिसको आप एक्वापोरिन के नाम से जानते हैं, राइट? और उन प्रोटीन प्रोटीन की हेल्प से आपके वाटर जो पोटेंशियल ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा कहाँ की तरफ? लोअर की तरफ। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का भी सिग्निफिकेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में। और जैसा कि आपने अभी देखा कि मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो लिपिड्स होते हैं, उन लिपिड का जो इंटरेक्शंस है, वो तरीके का एग्जांपल है हाइड्रोफोबिक का। और हाइड्रोफोबिक का मीन क्या है आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो देखते हैं और स्टेटमेंट जो आपके लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। हाइड्रोफोब्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड यूजुअली हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ अ कार्बन दैट डू नॉट इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे लिपिड का एग्जांपल मैंने बताया, तो लिपिड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिपिड आपकी क्या होती है? एक ऐसे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसके पास यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है। इसको आप क्या बोलते हैं? हेड रीजन। और इसको आप बोलते हैं टेन रीजन। और ये आपकी क्या होती है? पूरी की पूरी एक असाइल चेन होती है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिलकर बनी होती है। मे बी आपका ये क्या हो सकता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या आपका डबल बॉन्ड भी बॉन्डेड हो सकता है। और ये वाला जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, चूंकि ये आयनाइज फॉर्म में होता है, दैट इज वाई आप इसको हेड वाले रीजन को हाइड्रोफिलिक नेचर के नाम से जानते हैं। जबकि ये सब के सब आपके क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के मिलकर बने होते हैं, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का। तो ये आपके पूरे के पूरे क्या होते हैं? वाटर फोबिया होते हैं, मीन्स इनके ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जो हाइड्रोफोब्स होते हैं, मीन्स हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं? चैन होते हैं। वाटर से इनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल फिगर में बताया जा रहा है कि फिगर क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का, कि किस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल जो आपको दिखाए जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, कि कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं। तो ये एग्जांपल जो फिगर दिखा रहा है आपको, वो हाइड्रोफोबिक के इंटरेक्शंस को बता रहा है कि कैसे लिपिड के सारे मॉलिक्यूल्स का जो आपका हाइड्रोफोबिक रीजन है, वो एक पार्ट में अंदर तरफ क्या हो रहा है? एडजस्ट हो जा रहा है। जबकि आपका जो उनका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, वो क्या है? आउटर साइड में अरेंज है, जैसा कि लिपिड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ये आपने देख लिया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्या है आपने ये देख लिया। इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं और कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये सारे बॉन्ड्स आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोमोलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने में, राइट। और साथ साथ में आपका जो एंटीबॉडी होता है, उस एंटीबॉडी के एक्टिव फॉर्म को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस अगर आपको देखा जाए तो नॉन कोवेलेंट में पाए जाने वाले जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, उन सारे बॉन्ड में सबसे प्री डोमिनेंट बॉन्ड माना जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? प्री डोमिनेंट, मतलब जितने भी आपके नॉन कोवेलेंट वाले बॉन्ड हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वॉन्डरवॉल, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये जितने भी आपके पाए जाते हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंसी होती है किसकी होती है आपकी? दैट इज़ द हाइड्रोफिलिक बॉन्ड की। किसके लिए? स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए, चाहे वो आपका प्रोटीन का टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हो, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स हो, या फिर आपके एंजाइम्स के एक्टिव फॉर्म वाले जो एक्टिव साइट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर हो। इन सभी में ही मेजर जो रोल प्ले करेगा वो आपका करता है, दैट इज़ द हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस।
मेम्ब्रेन के स्टेबिलिटी में भी सबसे ज़्यादा नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो आपका है, जो कि प्रीडोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है, वो है आपका हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। और ये सारे सवाल कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। प्रीडोमिनेंट नॉन कोवैलेंट बॉन्ड इन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इज़ कौन-कौन से होते हैं, ये आपको बताना होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन-सा बॉन्ड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, इस तरीके से सवाल आपके आते हैं। तो ऐसे काइंड के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कभी भी आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं, कभी भी बॉन्ड से ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछेगा। उनकी रिलेवेंसी पूछती है, जैसे स्ट्रक्चर, अगर जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चंस कैसा आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल्स के किस टाइप के स्ट्रक्चर्स को स्टडीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या आपसे पूछा सकता है कि सेकेंड अल्फा या बीटा प्लेट जो सीड्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किस बॉन्ड की वजह से होता है। तो आपको इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे केमिकल बॉन्ड से। ये केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पेपर आप नहीं देने जा रहे हैं कि आपको वहाँ पे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, लेकिन उनके साथ साथ में आप उनका एप्लीकेशन भी देखिए कि वो कहाँ पे किस तरीके के चीज़ में इन्वॉल्व हैं। यही आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इसी की डिमांड की जाती है। तो जितना भी अभी आप लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में ध्यान रखिए। कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आप दिखा सकते हैं, वो प्रोटीन में पहला तो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड का, राइट। डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होती है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के दो पेप्टाइड को आपस में लिंक करने के लिए क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल करती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल डाइसल्फाइड बॉन्ड का आप दे सकते हैं। दूसरा सबसे आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड का एग्जांपल आप दे सकते हैं, कि जो कि आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर का होता है। और आपका तीसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो कि आपका पेप्टाइड नेचर का, कोवैलेंट नेचर का होता है। और ये सारे के सारे बॉन्ड आपके मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो इनके इंपॉर्टेंस को आप समझते रहिए, तब जाकर के आप क्वेश्चंस बॉन्ड वाले लगा पाएंगे। तो उसी सीक्वेंस में हाइड्रोफिलिक जो बॉन्ड होता है, वो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट्स होते हैं वहाँ पे, मेम्ब्रेन के जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके, और प्रोटीन्स के बीच में पाए जाने वाले जो इंटरेक्शंस हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फॉर्म में, मतलब सबसे जब बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले जो इंटरेक्शंस हैं, वो आपके हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस होते हैं। So hydrophilic molecules is one that is able to interact with the water molecule, and the terms hydrophilic literally means water loving। इसका मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि वाटर में बड़े आसानी से सॉल्युबल हो जाएं, वाटर लविंग मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपके केमिस्ट्री का रूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जितने भी लगभग इनऑर्गेनिक काइंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब के सब वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, राइट। कुछ आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई आप वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है, उस सवाल को पूछने से पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ। लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब होता है कि जिस टाइप का सॉल्वेंट होगा, उस टाइप के सॉल्वेंट को क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा। अगर सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक होगा, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही क्या करेगा, डिजॉल्व करना चाहेगा। अगर सॉल्वेंट का नेचर आपका इनऑर्गेनिक होगा, तो वो इनऑर्गेनिक काइंड के मॉलिक्यूल्स को ही क्या करना चाहेगा, डिजॉल्व करना चाहेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, तो क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, एक एग्जांपल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। एसीटोन, ये एग्जांपल किसका है, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। या बेंजीन, ये एग्जांपल किसका है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। या अगर मैं बात करूं इथेनॉल, तो ये भी एग्जांपल किसका है, आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक अगर मॉलिक्यूल आप डालते हैं, तो बड़े आसानी से क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करें, लाइक एज आपका यहाँ पे H2O है, ये एग्जांपल किसका है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, मीन्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। अब आप इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहे कोई भी लेकर के आएंगे, तो बड़े आसानी से क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके जो होंगे, वो इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी। अरे अरे बाप रे, ये क्या हो गया?